तो व्यापारी का काम है व्यापार करना, लाभ कमाना। तो लोग व्यापार अपने घर को चलाने के लिए करते हैं। नौकरी करने वाला अपने घर को चलाने के लिए नौकरी करता है, किसान अपने घर के लिए काम करता है। लेकिन ये व्यापारियों से वसूली क्यों? व्यापारियों को क्यों कहा जाता है कि आप जो है टैक्स वसूलिए? तो सरकार को भी अपने नागरिकों से कर इस प्रकार से वसूलना चाहिए कि उसको मालूम ही ना पड़े कर वसूल लिया गया, और जब विकास कार्य हो तो लगे कि बहुत कुछ दे दिया उन्होंने। एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2016 तक 45 लाख करोड़ का किसान घाटा दे चुका है। 150 करोड़ की जनता जहाँ हो, जहाँ जल जंगल जमीन इतना बड़ा हो, वहाँ क्या बिना टैक्स के सरकार को पैसा मिल सकता है इतना? मैंने किताब में दिया है कि किस प्रकार से सरकार के पास पैसा आए, आज से ज़्यादा आ सकता है। हम एम्प्लाई खोजते हैं, एम्प्लाइज नहीं मिलते और लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 8.1% की बेरोजगारी है। हमारी देश की 150 करोड़ की आबादी, हमको तो विदेश भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना कंजम्पशन तो हमारे देश में जब बढ़ेगा तभी गरीबी समाप्त होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो 160 लाख टन अनाज खाद्य हम यहाँ पैदा कर सकते हैं। 160 लाख टन का मतलब हो गया 14,000 इकाइयाँ खाद्य तेलों के लिए 10 करोड़ सालाना वाली लग सकती हैं, और 5 लाख मजदूरों को रोजगार मिल सकता है। इस समग्र दृष्टिकोण से सोचा जाए अगर, तो हम इस पर एक्शन ले सकते थे। देखिए, समस्या यहीं पर है, किसान की फसल का मूल्य बाजार तय करता है। अगर फसल ज़्यादा हो गई तो बाजार कहता हम कम दाम मिलेंगे, तो किसान उसमें मर जाता है, उसकी लागत नहीं निकलती है। और फसल, उसको तो पैसा तुरंत खाली करना ना माल अपना, और फसल कम हुई तो वो कम फसल बाजार ज़्यादा भी है दाम तो भी वो नुकसान में आ जाता है। तो प्रधानमंत्री जी जिस स्वभाव के हैं, अगर उनके कोई बात अच्छी लग जाती है तो इतनी शक्ति उनमें है कि वो लागू करने में चूकते नहीं हैं और अपने ऊपर रिस्क लेके लागू करते हैं। कि हमारे देश में हमारे छात्रों का आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक विकास नहीं हो पाया है, और शिक्षा इस समय जो चल रही है वो हमारे जो सिस्टम्स हैं उसके अनुकूल नहीं है। कोई भी सेंटिमेंटल रिलेशन इस देश के नागरिकों के साथ नहीं है, वो खाली व्यापार करने आए हैं। क्या हमारे देश की इकोनॉमी मल्टीनेशनल्स के हाथ में कंट्रोल नहीं होती जा रही है? एफएनजीसी में आप देख डालिए, जितनी कंपनियां, मोटी मोटी नाम नहीं लेता मैं, ये इतना कम मुनाफा देते हैं कि वो अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पाते। और सरकार ने मिनिमम वेजेज एक्ट में इतना कम कर रखा है पैसा, कई कई स्टेट में 8,000 से 10,000 रुपया जो है मिनिमम वेजेज है। 10,000 रुपये में आज के दिन कोई घर चला पाएगा? राजा बनना तो हाथ में लिखा है आदमी के। तो पूजा पद्धति के नाम पर लोगों में वैमनस्य पैदा करना, ये सांप्रदायिकता जो है, ये केवल लोगों को लड़ा करके सत्ता स्थापित करने का, सत्ता में बने रहने का एक हथियार है। भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत कम है। बहुत कम है का मतलब कि 150 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ 40 लाख लोग सरकारी नौकरी में काम है, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलाकर के। कि पुराने इतिहास को बहुत ज़्यादा कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं लोगों से पूछता हूँ, भाई जीडीपी बोलते हैं सब, हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था। तो मैं पूछ लेता हूँ, भाई जीडीपी है क्या? जी। स्वराज से सुराज की ओर की अवधारणा क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? कि हम शोषण रहित, सत्ता मुक्त, अहिंसक समाज की स्थापना करें। हम चाहते हैं कि किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले। हमारा लक्ष्य है कि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो, एक ऐसी व्यवस्था बने जहां भय मुक्त वातावरण हो। हमारा सपना है एक नए भारत का निर्माण, जहां जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव से मुक्त एक मजबूत राष्ट्र हो। यह विचार और इस विचार की संकल्पना के साथ
पिछले कई दशकों से जीवन जी रहे राजेंद्र गोयनका जी आज साहित्य तक स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं जयप्रकाश पांडे हूँ, आप साहित्य तक देख रहे हैं। यह कार्यक्रम है बातें मुलाकातें और राजेंद्र गोयनका जी से उनकी पुस्तक संपूर्ण समाधान सामाजिक आर्थिक अभ्युदय के बहाने हम उनके जीवन को, उनके जीवन कर्म को और उन उद्देश्यों के पीछे की आधार भूमि को समझने की कोशिश करेंगे जिनका मैंने अभी उल्लेख किया। गोयनका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद पांडे जी। सबसे पहले तो आपको इस पुस्तक के लिए बधाई। जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, जिस समाज की परिकल्पना, जिस सामाजिक आर्थिक अभ्युदय और राष्ट्र के सामने प्रस्तुत उपस्थित संकटों को ध्यान में रखते हुए आपने उनके समाधान का मार्ग सुझाया है इस पुस्तक के माध्यम से, उसके लिए मैं बहुत बहुत पहले तो आपको बधाई दूंगा और शुभकामना भी व्यक्त करूंगा। और मैं ये चाहूँगा कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हों, इस पुस्तक की चर्चा मैंने बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में भी की थी और चूँकि यह पुस्तक इतनी बड़ी थी कि मुझे लगा कि राजेंद्र गोयनका जी से बातचीत की जानी चाहिए। तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपको। और इस कार्यक्रम में हम बातें मुलाकातें में इस बात का प्रयास करते हैं कि जो हमारे अतिथि हैं उनसे जान सकें कि उनकी निर्मित कैसे हुई, उनका जीवन किस तरह से, किन रास्तों से चल के आगे बढ़ा और बतौर लेखक उनकी स्थापना क्या है, उसके पीछे क्या सोच है। तो आपसे भी इसी प्रश्न के साथ शुरुआत होगी कि आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका बचपन कहाँ, किन स्थितियों में बीता? मेरा बचपन, मेरी पढ़ाई लिखाई वैसे ही साधारण रूप से बीती जैसे आम आदमी की बीतती है। ये अलग बात है कि मैं अपने पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद मैं जब व्यापार में आया तो व्यापारियों की समस्याओं से जब मुझको देखना पड़ा कि क्या क्या समस्याएं व्यापारियों के सामने आती हैं, किस प्रकार अधिकारी उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, किस प्रकार से व्यापारी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है, तो मैं उस व्यापारिक समस्याओं के साथ साथ व्यापारिक आंदोलनों में आ गया और उसका नेतृत्व करने का अवसर मिला मुझको। काशी के ऊपर काशी व्यापार मंडल का मैं महामंत्री हुआ, अध्यक्ष हुआ, जो बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल में बड़े पदों पर रहा और अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल में भी मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो पढ़ाई लिखाई हुई वो बनारस में हुई? हाँ, बनारस में हूँ। मैं जयपुर में बचपन में पढ़ा और इंटरमीडिएट के बाद मेरी पढ़ाई बनारस में हुई। मैंने लॉ ग्रेजुएट किया वहाँ से। तो आपके परिवार में क्या सारे लोग व्यापार से जुड़े हुए थे? हाँ, सब लोग व्यापार से जुड़े। तो जो व्यापारियों की, जो आपने व्यापार मंडल की बात कही और आपने आंदोलन की बात कही, ये एक व्यापारी का दृष्टिकोण, संपूर्ण समाधान सामाजिक आर्थिक अभ्युदय जो है, यह किसी व्यापारी की सोच नहीं है, यह एक विचारक की सोच है, एक चिंतक की सोच है। एक चिंतक या विचारक जो है उसका पेशा कुछ भी हो सकता है। वो किसान हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, वकील हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। व्यापारी होने मात्र से वो चिंतक नहीं हो सकता, विचारक नहीं हो सकता, लेखक नहीं हो सकता है। ऐसी सोच तो ठीक नहीं है। नहीं, अच्छी बात है। मैं जानना यही चाह रहा था कि एक तरफ व्यापार मंडल की राजनीति और दूसरी तरफ आप जब इस पुस्तक में आते हैं और आपने भारत की समस्याओं को जिस रूप में देखा है, मुझे लगता है कि आपका जो राजनीतिक लगाव है वो भी आपने कहीं इसमें छुपाया नहीं है। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के आप अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, विश्व हिंदू परिषद के काशी विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे, काशी वाराणसी विरासत फाउंडेशन के संरक्षक आप हैं। पूरा अब तक का आपका जो जीवन है वह सामाजिक
राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इतने लंबे, इतने विशद और इतने महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बावजूद आपको लगता है कि कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है, जिसे पूरा करने के लिए आप इस पुस्तक को लेकर आए हैं और इस पुस्तक के अलग अलग अध्यायों में आप इस बात का प्रयास करते हैं, आपने इस बात की कोशिश की है कि दरअसल जो भारत है, स्वतंत्रता के समय जो उसका स्वप्न था, उसको हमने हासिल नहीं किया है। माने जी, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मैंने काम किया, जी, विभिन्न व्यवसायों में भी मैंने काम किया, और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के कारण निश्चित रूप से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जी, और बहुत कुछ अनुभव हुए। अगर मैं केवल अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखता, एक व्यापारी बन के देखता, तो व्यापारी का काम है व्यापार करना, लाभ कमाना। लेकिन सामाजिक जीवन के अंदर मैं अशोक सिंघल जी से भी जुड़ा रहा, विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन में, राम जन्मभूमि आंदोलन में भी शामिल रहा। वहीं दूसरी ओर बिक्री कर के आंदोलन में जब मैं शामिल रहा तो मुलायम सिंह जी से भी संपर्क हुआ, और उस संपर्क के बाद बिक्री कर को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो ऐसी व्यवस्था थी, हालांकि आज कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं, लेकिन वो ऐसी व्यवस्था थी जो व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही थी। मुझे लगा कि एक अच्छी व्यवस्था दी जा सकती है जिसमें व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो, व्यापारी निर्भीक होकर काम कर सके। क्योंकि मुझे लगता था जब व्यापार मैं करता था या लोगों को देखता था, तो लोग व्यापार अपने घर को चलाने के लिए करते हैं। नौकरी करने वाला अपने घर को चलाने के लिए नौकरी करता है, किसान अपने घर के लिए काम करता है। लेकिन ये व्यापारियों से वसूली क्यों? व्यापारियों को क्यों कहा जाता है कि आप जो है टैक्स वसूलिए? जब विधायक बन के आदमी जाता है तो उसको तनख्वाह मिलती है, कहते हैं समाज का काम कर रहा है। सेंसस अधिकारी जो है उसको तनख्वाह मिलती है, जबकि वो वसूली नहीं करता, वो केवल ऑडिट करता है। तो व्यापारी से आप वसूली करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब वसूली नहीं करोगे तुमको व्यापार नहीं करने देंगे, लाइसेंस नहीं देंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो मुझे लगता था ये अत्याचार हो रहा है, और उसके कारण फिर मैंने मुलायम सिंह जी के सामने प्रपोजल रखा कि भाई बिक्री कर आप ख़त्म कीजिए, इसका मैं तरीका आपको देता हूँ। अब दुर्भाग्य था कि बिक्री कर का नाम उस समय कन्वर्ट होकर व्यापार कर हो गया, और लोगों को लगा बिक्री कर ख़त्म हो गया और वो आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन उसने मुझको एक चीज़ सीख दी कि वो व्यवस्था हो सकती है कि राज्य अपने करों को इस प्रकार से वसूल कर सके जिससे लोगों का उत्पीड़न न हो। चाणक्य ने कहा कि राज्य को कर इस प्रकार से वसूलना चाहिए जिस प्रकार प्रकृति जब नदी का जल सोखती है तो पता नहीं चलता, और जब बारिश होकर के पानी देती है तो लगता है प्रकृति ने बहुत कुछ दे दिया। तो सरकार को भी अपने नागरिकों से कर इस प्रकार से वसूलना चाहिए कि उसको मालूम ही न पड़े कर वसूल लिया गया, और जब विकास कार्य हो तो लगे कि बहुत कुछ दे दिया उन्होंने। लेकिन मैं शुरू से देखता जा रहा हूं कि कर लेने की प्रक्रिया नहीं, कर वसूलने की प्रक्रिया चल रही है। कर वसूली के लिए लोग लगाए गए हैं। तो ये वसूली तो वैसे लगती है जैसे कोई माफिया वसूली करता है। आप क्या कर व्यवस्था के खिलाफ हैं? बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ। कर व्यवस्था, कर तो के बिना सरकार नहीं चल सकती, लेकिन मैंने आपसे कहा कर किस प्रकार से वसूला जाए, इंपॉर्टेंट बात है। जीवन के हर क्षेत्र में कर लग जाए, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, रोड टैक्स, बिक्री कर, इनकम टैक्स। मुझको बता दीजिए एक भी नागरिक से पूछ के क्या वो खुश है? और फिर करों को देने का, कर जब सरकार लेती है ना, सरकार ट्रस्टी की भांति काम करती है। हम अपने ट्रस्ट में उसको पैसा देते हैं, हमारे मेहनत की कमाई है। लेकिन वो ट्रस्ट टूटता हुआ दिखाई देने लगा इन 70 सालों में, कभी कम कभी ज़्यादा।
उसका बंडरबाट होने लग गया, तो हमको लगता है कि हम जो ये टैक्स दे रहे हैं इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो टैक्स किस प्रकार से वसूला जाए और टैक्स का खर्च कैसे किया जाए, ये दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो इसको जानने का प्रयास जब किया मैंने, तो मुझे बड़ा अनुभव हुए, ज्ञान हुआ। फिर मैं ट्रैक्टर के काम से जुड़ा था, किसानों के खेती के सामान बेचा करता था शुरू में, तो किसानों से मेरा साक्षात्कार बहुत होता था, कई साल तक मैं जुड़ा रहा। तो मेरी आदत थी, मैं किसानों से पूछता था उनकी परेशानियों के बारे में। ट्रैक्टर का लोन लेता था किसान, तो उसके पास जमीन नहीं होती थी, तो बिना जमीन के 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन वाला किसान ट्रैक्टर खरीद रहा है, तो वो 5 किसानों की गांव भर की जमीन को इकट्ठा करता था और उसके ऊपर हम लोन कराते थे उसका। मतलब 5 लोग जो है गारंटर हो गए एक तरीके से, और उनके पास ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक्टर इसके पास है। इस ट्रैक्टर से वो ट्राली चलाता था, माल ढोता था, तो कमाई के साधन के रूप में ट्रैक्टर यूज कर रहा था, न कि खेती के साधन के रूप में। तो मैं समझने की कोशिश करता था किसान की प्रॉब्लम कहाँ है, किसान खेती से क्यों नहीं कमा पा रहा है। इस बीच में न्यूज़ 24 में संदीप चौधरी जी की सबसे बड़ा सवाल करके, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो संदीप चौधरी जी का सबसे बड़ा सवाल मैं सुना करता था। तो मैं देखता था कि किसान आंदोलन चल रहा है, संदीप जी बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, एमएसपी कैसे होनी चाहिए, एमएसपी का फार्मूला क्या है, स्वामीनाथन कमेटी ने कैसे एमएसपी का फार्मूला तय किया, उस फार्मूले से क्या एमएसपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। किसान नेता भी आते थे, अर्थशास्त्री भी आते थे, लेकिन सब लोगों ने समस्याओं की बात की, एमएसपी क्यों नहीं मिल रही है, एमएसपी नहीं मिल रही है। एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे जो ये बताता था कि एमएसपी मिले कैसे। अब मैं उसको भी लगता था कि भाई सरकार है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने लिए तो डिक्लेयर कर सकती है कि हम इतने रुपए में माल खरीदेंगे, लेकिन जो दूसरा आदमी है, बाहरी आदमी है, परचेजर है, उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं कि तुमको इतने में खरीदना पड़ेगा। बेचने वाला किसान, खरीदने वाला आप दोनों के बीच में समझौता हुआ, एक चीज़ हम 2000 में खरीदेंगे, तो अब आप कैसे बात कर सकते हैं नहीं तुमको 3000 में खरीदनी होगी। तो सरकार तो 3000 दे सकती थी, लेकिन सरकार तो 20%, 30%, 25% माल खरीद सकती है, सारा तो खरीद नहीं सकती। तो एमएसपी दे कैसे। अब किसान कहता है मुझको एमएसपी चाहिए, उसकी गारंटी चाहिए। बात किसान की भी सही है, प्रॉफिट चाहिए उसको। एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2016 तक 45 लाख करोड़ का किसान घाटा दे चुका है। तो किसान को फायदे में तो आना चाहिए, और फायदे में आने का तरीका है कि उसकी फसल का मूल्य उसको मिलना चाहिए। तो फिर मैंने स्टडी करनी चालू की कि किस प्रकार से किसान की समस्या हमका सलूशन दो। तो मुझे लगा समस्याओं की खाली बात करने से, आंदोलन के माध्यम से सरकार को प्रेशर बनाने से समस्याओं का सलूशन नहीं हो पाएगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, इनके सलूशन के लिए समाधान प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो आपकी इस किताब के पीछे किसान और किसान आंदोलन था, या आपके दिमाग में बहुत पहले से बहुत पहले से चीज़ें चल रही थी। सबसे पहले व्यापार से चालू हुआ जी, व्यापारियों की परेशानी, क्यों नहीं इसका विकल्प हो सकता है, क्यों नहीं सही व्यवस्था हो सकती है। तो उसकी सही व्यवस्था बनाने की कोशिश की। बिक्री कर के ज़माने में मुलायम सिंह जी के सामने प्रस्ताव रखा, उसके बाद स्टडी करते रहे कि टैक्स खत्म किया, जीरो टैक्स इकोनॉमी क्या हो सकती है देश में। 150 करोड़ की जनता जहाँ हो, जहाँ जल जंगल जमीन इतना बड़ा हो, वहाँ क्या बिना टैक्स के सरकार को पैसा मिल सकता है इतना। तो मुझे लगा मिल सकता है। उसकी स्टडी की मैंने, उसको इस किताब में दिया है कि कैसे कर नीति बनाई जाए कि सारे टैक्स समाप्त कर दिए जाएं, आय कर, बिक्री कर, अब सब समाप्त हो जाए। देखिए जनता कितनी खुश हो जाती है, उसको लगता है मेरा पैसा मेरे पास है, मैंने जो मेहनत की मेरा है। तो जनता को जब ये लगेगा, अब ये सवाल है सरकार चले कैसे, सरकार को पैसा चाहिए। तो मैंने इस किताब में, उस किताब को पढ़िए, मैंने किताब में दिया है कि किस प्रकार से सरकार के पास पैसा आए, आज से ज़्यादा आ सकता है। यहाँ से सीखा, फिर मुझको दिखाई देने लगा, मैं पढ़ता था, स्टूडेंट आंदोलनों में भी रहा,
तो मुझे लगता था कि भाई व्यापार कर रहे हैं आप, लड़के पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद मेरे पास आते हैं लड़के नौकरी के लिए, एक एडवर्टीजमेंट मैं देता हूँ कि मुझे इतने सेल्समैन चाहिए, 200 लड़कों की एप्लीकेशन आ जाती है। पांडे जी 200 लोगों में से 5 लड़के नहीं छट पाते हैं। लोकल कॉलेज से एमबीए करने वाले लड़के, मैं आईएम्स वगैरह की बात नहीं करता, लेकिन वहाँ तमाम दुनिया भर के लोकल कॉलेजेस हैं, वहाँ से एमबीए करने वाले लड़के 15,000 की नौकरी नहीं पा पाते। कारण क्या है? हम एम्प्लाई खोजते हैं, एम्प्लाइज नहीं मिलते और लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, 8.1% की बेरोजगारी है। गोयनका जी एक बात बताइए, मैं पिछले आज़ादी के बाद से ऐसा क्या हुआ कि आपकी किताब देखते हुए कृषि का क्षेत्र है, महंगाई है, गरीबी है, रोजगार उन्मूलन है, आपने कर की बात बताई अभी कि कर प्रणाली बिक्री कर समाप्त करने की बजाय व्यापार कर नाम कर दिया, व्यवस्था जस की तस रह गई, नाम बदल दिया। आपने कहा कि स्वास्थ्य का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, आप बता ही रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति ये है कि स्थानीय कॉलेजों से एमबीए किया हुआ व्यक्ति 15,000 की नौकरी नहीं पा रहा है। जो देश का बुनियादी ढांचा है वो हालत तबाह है। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 70 सालों में सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हर क्षेत्र में तरक्की हमें सड़क पे दिखती है, बिजली की दिखती है, महानगरों में दिखती है, लेकिन आपकी पुस्तक ये बताती है कि जो आम व्यक्ति है उसके अंदर निराशा का भाव अधिक है, उसका संघर्ष ज़्यादा है। गड़बड़ी कहाँ हुई? देखिए, हैप्पीनेस के आंकड़ों में हम लोग 178 देशों में पीछे हैं। गड़बड़ी मुझे लगता है कि नीतियों में है। मैं किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे सकता। शुरुआत से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक कभी कभी मैं सोचता हूँ गरीबी हमारे देश में जो है वो नियति के कारण नहीं है, वो नीतियों के कारण है। ऐसा नहीं कि ईश्वर चाहता है कि इतने लोग गरीब बने रहें। ईश्वर नहीं चाहता कि साहब देश के 70% आबादी गरीब रहे। नीतियां हमारी जो बनी, मैंने इसमें महंगाई और गरीबी उन्मूलन के ऊपर लिखा है। गरीबी की स्थिति है कि हमारा देश बहुत बड़ा इंपोर्ट कर रहा है पुराने कपड़ों का। बहुत बड़ा इंपोर्ट हम करते हैं, जो विदेशों से पुराने कपड़े आते हैं और पुराने कपड़ों को ठीक कर करके यहाँ बेचा जाता है, गरीब लोग पहनते हैं। एक तरफ हम गाड़ियों का स्क्रैप करने की बात करते हैं कि 10 साल में गाड़ियों को स्क्रैप कर दीजिए जिससे लोग नई गाड़ी खरीदें, और एक तरफ स्क्रैप हम कपड़ों के मंगा रहे हैं, आने दे रहे हैं उनको, क्योंकि हमारे गरीब आदमी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अच्छे कपड़े पहन सकें। अगर उसकी क्षमता होती तो क्या इस देश के अंदर कपड़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो सकता था? क्या इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती थी? वो इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं लग रही क्योंकि कोई परचेजर नहीं है उसका, उसकी क्षमता ही नहीं परचेज करने वाले की, वो पुराने कपड़े खरीद रहा है। हम तो ये समझते हैं कि भारत में ही कपड़ों का उत्पादन बहुत होता है, सूरत, कानपुर। नहीं, आप हमारी देश की 150 करोड़ की आबादी, हमको तो विदेश भेजने की भी जरूरत नहीं है। इतना कंजम्पशन तो हमारे देश में जब बढ़ेगा तभी गरीबी समाप्त होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और कंजम्पशन तब बढ़ेगा जब लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार भारत है, आप कह रहे हैं कि भारत की व्यापारियों के लिए किस चीज़ का बाजार है? कहा ना, पुराने कपड़ों का बाजार है। दुनिया में किस चीज़ का बाजार भारत है? ये तो एक अच्छी बात अभी हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इंपोर्ट करना चाहते हैं रॉ मटेरियल और यहाँ से बनी हुई चीज़ें बाहर भेजना चाहते हैं। इसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। ये नई चीज़ चालू हुई है। अभी तक तो हम हम खाद्य तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। 292 लाख मिलियन टन हम खाद्य जो है हमारे यहाँ खपत है।
जिसमें ज़्यादा पोषण हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। 129 लाख टन हम मीट्रिक टन हम बना रहे हैं। इसकी क्या ज़रूरत है? हम अपने किसानों को खेती खाद्य तेलों के बीज उत्पन्न करने के लिए बढ़ावा देते, अगर दे रहे हैं अब इस समय, लेकिन और तेज़ी में देने की ज़रूरत है। तो 160 लाख टन अनाज खाद्य हम यहाँ पैदा कर सकते हैं। 160 लाख टन का मतलब हो गया 14,000 इकाइयाँ खाद्य तेलों के लिए 10 करोड़ सालाना वाली लग सकती हैं और 5 लाख मजदूरों को रोजगार मिल सकता है। इस समग्र दृष्टिकोण से सोचा जाए अगर, तो हम इस पर एक्शन ले सकते थे। मतलब हमारे यहाँ पर हेक्टर खेती जो है वो कई देशों की तुलना में बहुत कम है, उपज जो होती है। इसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कोई बहुत युद्ध स्तर पर प्रयास नहीं किए। गोयनका जी, बहुत पहले चूंकि कृषि की बात हो रही है और आपके इस पुस्तक का पहला अध्याय ही जो है कृषि पर है, आपने इसके पुस्तक की प्रस्तावना में भी आपने किसान से ही शुरू किया है कि किसान को अगर उचित मूल्य मिल सके। आप व्यापारी घराने में पैदा हुए, व्यापार में आपकी बड़ी भूमिका रही है। किसानों पर आपने इतना बल दिया है, कृषि क्षेत्र की बात आप बार बार कर रहे हैं, किसानों के उपज मूल्य की भी बात आपने की। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत का जो हृदय है वो गांव में बसता है। आप बहुत पहले, आज के 30-40 साल पहले, कुछ लोगों ने ये मांग की थी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जो व्यापार उत्पाद की जो चीज़ें हैं वो पूरे देश में लगभग एक ही मूल्य पर मिलती हैं। जैसे अगर ये पानी की बोतल है तो ये दिल्ली में जिस मूल्य पर होगी उसी पर बनारस में मिलेगी, उसी में पर चेन्नई या कोच्चि या गुवाहाटी में मिलेगी, कोलकाता में मिलेगी, मुंबई में भी मिलेगी। लेकिन किसान की जो उपज है वह गांव में 10 रुपये किलो मिलती है, छोटे शहरों में चंदौली बनारस आते हुए वो 25 रुपये हो जाती है, और दिल्ली जैसे और बॉम्बे जैसे महानगरों में वो 80 रुपये 100 रुपये भी हो जाती है, जबकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट उतनी नहीं होती। तो उद्योग हो जाने से जिन लोगों की मांग थी उनका तर्क ये था कि शायद सबकी मूल्य पद्धति एक हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि जो ये उत्पाद बना रहा है उद्योग में, उसके पास ये अधिकार है कि वो इसका मूल्य क्या रख सके। किस कृषि के मामले में ऐसा नहीं है। आप जो अलग अलग अध्याय लिखे हैं और जो संपूर्ण समाधान का आपका उद्देश्य है, मैं मूल बिंदुओं पर बात करूंगा। हालांकि मैं चाहूँगा अपने दर्शकों से कि वो अगर संपूर्ण समाधान को समझना चाहते हैं तो बिना इस किताब को खरीदे उन्हें बात नहीं समझ में आएगी। लेकिन सारांश में हम संक्षेप में चाहेंगे कि हर बिंदु पर हमारी बात हो जाए, ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि इस पुस्तक का उद्देश्य क्या था। तो किसान से शुरू करते हैं कि कृषि क्षेत्र में आप जो मांग थी, जो मैंने उदाहरण दिया, आप क्या महसूस करते? देखिए, आप दर्जा किसी का दें, उद्योग का दें, किसी का दें, उससे कोई माने अंतर नहीं पड़ता। ये सब तो पॉलिटिकल लैंग्वेज हैं। जी, मैं पूछता हूँ, उद्योग का दर्जा देने से किसी ठीक हो जाएगी क्या? जो चीज़ है वही चीज़ है, किसी है, उद्योग है। कृषि के अंदर और उद्योग में डिफरेंस क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। उद्योग अपने सामानों का, जो आपने शुरू में कहा कि अपने सामानों का मूल्य स्वयं तय करता है। वो अपनी रॉ मटेरियल जोड़ता है, उस पर लेबर जोड़ता है, लेबर जोड़ के प्रॉफिट जोड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन जोड़ता है, और तब जाकर के एमआरपी तय करता है। किसान की मूल्य, जो किसानों की, देखिए समस्या यहीं पर है, किसान की फसल का मूल्य बाजार तय करता है। अगर फसल ज़्यादा हो गई तो बाजार कहता हम कम दाम मिलेंगे, तो किसान उसमें मर जाता है, उसकी लागत नहीं निकलती है, और फसल, उसको तो पैसा तुरंत खाली करना ना माल अपना, और फसल कम हुई तो वो कम फसल, बाजार ज़्यादा भी है दाम, तो भी वो नुकसान में आ जाता है। तो इसीलिए मैंने इसमें लिखा कि समस्या का समाधान तब होगा जब किसान की फसल का मूल्य बाजार की ताकतों पर न छोड़ के सरकार तय करे।
सरकार ये तय करे। ज़्यादातर किसान, मैं आपको बताऊं कि 1.08 एकड़ का हेक्टर का किसान है, उसको मैंने देखा किसानों को अपनी लागत का नहीं पता। मैं कई किसानों से बात करता हूँ, तुम्हारी लागत कितनी आई, कितना गेहूं तुम्हारा निकला, कितना चावल निकला, लागत नहीं जानते वो। एमएसपी के बारे में भी लोगों को जानकारी बहुत बाद में होती है, जब एमएसपी डिक्लेयर हो जाती है, माल निकल जाता है तब। किसान की फसल का मूल्य सरकार को तय करना पड़ेगा और सरकार को किसान की फसल पूरी खरीदनी पड़ेगी। कुछ लोग तर्क करते हैं कि इतना पैसा कहां से आएगा, पैसा लाना कहां आपको। 26 फसलें जो आपने एमएसपी की डिसाइड की हैं, पहले तो प्रॉपर एमएसपी तय हो। एमएसपी का फार्मूला स्वामीनाथन ने दिया था, F1 C2 एंड PL। इस फार्मूले के आधार पर C2 को तो आज तक जोड़ा ही नहीं गया कभी एमएसपी में। C2 का मतलब होता है उस जमीन का किराया या उसका ब्याज जो उसने इम्प्लीमेंट वगैरह खरीदे हैं। इस फार्मूले को कभी C2 में इसको जोड़ा ही नहीं गया आज तक। और कई साल तक तो स्वामीनाथन जो तय करता है मूल्य आयोग इसका, उसके प्रेसिडेंट चेयरमैन ही नहीं रहे। इसको बहुत तरीके से लिया नहीं गया इस सब्जेक्ट को। आज 1975 रुपया है, दूसरे साल 2000 हो जाएगा। 6%, 5%, 3%, 4% दाम बढ़ा दिया, हो गया एमएसपी। प्रॉपर तरीके से एमएसपी की गणना होने के लिए कमेटी होनी चाहिए जो प्रॉपर एमएसपी की गणना करे, और किसान के सारे अनाज को सरकार को खरीदना पड़ेगा। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो मैंने इस किताब में दिया है, इस पुस्तक में मैंने एक बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है भंडारण की। आज जो खाद्य निगम जो खरीद रहा है गेहूँ, वही उसी को भंडार नहीं कर पा रहा है। हजारों टन जो है हमारे यहाँ गेहूँ, वो चावल सड़ जाता है, बरसात में पड़ा रहता है। चाइना के अंदर देखिए कितनी बड़ी भंडारण क्षमता उन्होंने डेवलप कर ली है। तो सरकार का 1 रुपया लगे बिना 1 साल के अंदर पूरे देश के अंदर ब्लॉक ब्लॉक में भंडारण क्षमता डेवलप हो जाए और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्ट हो जाए, ये मैंने इस सिस्टम को इस किताब में पुस्तक में दिया है, जिससे सरकार पूरा माल किसान का खरीद सकती है एमएसपी पर और उसको अपने यहाँ से बिकवा सकती है। इसमें लाभ किसान का भी होगा। सरकार जो आज किसान सम्मान निधि दे रही है, किसानों को मुफ्त में राशन बांटना पड़ रहा है पब्लिक को, ये सारी समस्या हल हो जाएगी। किसान को लाभ होगा, सरकार का लगभग 3 लाख करोड़ रुपया बचेगा। और उस इंडस्ट्रीज़ को जो कि रॉ मटेरियल के रूप में खेती के सामानों को यूज करते हैं, उनको जब फसल आती है तो दाम उसके कम होते हैं और 3 महीने बाद दाम बढ़ जाते हैं, तो उनको अपना प्रोडक्ट का एंड प्राइस तय करने में बड़ी दिक्कत होती है। एक बात बताएं कि आप बनारस के रहने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद से दक्षिण पंथ की सरकार है आज। भारत के प्रधानमंत्री जो है बनारस के सांसद हैं जी। आप वहाँ बहुत प्रभावी भूमिका में व्यापार मंडल में रहे। सरकार आपके विचारों को आत्मसात, इतने अच्छे विचार हैं, तो वो सरकार के स्तर पर उनको क्यों नहीं स्वीकारा जा रहा है? क्या आपने कभी उनके सामने रखने की कोशिश की? देखिए, हम लोग बड़े छोटे व्यापारी हैं, प्रधानमंत्री जी के पास बहुत ज़्यादा काम है। हाँ, इस पुस्तक का विमोचन CR पाटिल साहब ने किया, राम बहादुर राय जी ने उसकी अध्यक्षता की, तो निश्चित रूप से उन लोग के माध्यम से प्रधानमंत्री तक मेरी बात पहुंचेगी। और मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी जिस स्वभाव के हैं, अगर उनके कोई बात अच्छी लग जाती है तो इतनी शक्ति उनमें है कि वो लागू करने में चूकते नहीं हैं और अपने ऊपर रिस्क लेके लागू करते हैं। मैं इस कारण से प्रधानमंत्री जी का फ़ैन हूं कि वो अपने ऊपर रिस्क लेकर के किसी चीज़ को लागू करने में हिचकते नहीं ज़रा सा भी। अगर उनको बात इसकी पसंद आ गई, लेकिन बात पसंद आने के लिए ज़रूरी है कि उनके पास तक बात पहुँचे। तो आप ही लोग माध्यम हैं जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री तक मेरी बात पहुँचेगी और इस किताब को देख पाएंगे। 10 क्षेत्र हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 10 क्षेत्रों में किस एक क्षेत्र पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की नज़र पहुंच जाए और वो सुधर जाए? एक बात बताइए पांडे जी, एक बात बताइए मुझे जी, क्या किसान की समस्या नहीं सुलझनी चाहिए?
नहीं, मेरे हिसाब से तो आपकी 10 की 10 जो बिंदु है महंगाई खत्म होनी चाहिए, एकदम खत्म गरीबी समाप्त होनी होनी चाहिए, चाहिए, व्यापारी को फ्री कार्य करने का मौका मिलना चाहिए। चाहिए। और एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यायपालिका, क्या न्याय मिल रहा है इस देश में लोगों को? 33 साल तक मुकदमे पेंडिंग हैं, न्याय नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। सिविल कोर्ट में तो न्याय होता ही नहीं है, और क्रिमिनल केस के अंदर लाखों मामले केवल फर्जी बनाए जाते हैं। आज क्रिमिनल लॉ एक्ट को लोग केवल अपने दुश्मनी निकालने के लिए क्रिमिनल एक्ट का उपयोग करते रहते हैं। लोग जेल में यातना सहते रहते हैं, 10 साल तक उनको जो है उनके ट्रायल नहीं होते हैं। क्या ये न्यायपूर्ण व्यवस्था है? तो अगर मैंने इसको ठीक करने की बात लिखी है तो ये भी चेंज होना चाहिए। आपके ऊपर मानहानि होगी, क्योंकि आपने कहा सिविल कोर्ट में न्याय नहीं मिलता। कहाँ हो रहा है? बताइए ना, कहाँ हो रहा है? 20-20 साल से मुकदमे मेरे पड़े हुए हैं, उसके मुकदमे में आज तक डेट नहीं लगी है। तो विकल्प आप क्या दे रहे हैं? मैंने विकल्प दिया, किताब में दिया है? मैंने इस किताब में विकल्प दिया, 2 बहुत इंपॉर्टेंट। जी। एक तो मैंने कहा जो ये 5-5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं, इस पेंडिंग मुकदमे में सबसे ज्यादा मुकदमे सरकारी मुकदमे हैं। अरे सरकार ने, विधानसभा ने, लोकसभा ने एक नियम बनाया, अधिकारी उस नियम की अवहेलना करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर जियो के माध्यम से लोगों पर ऑर्डर करना चालू कर देते हैं, मुकदमे हो जाते हैं। मुकदमे में हार जाएंगे तो अपील करने चल जाएंगे, सरकार का पैसा लग रहा है, वकील की फीस सरकार दे रही है। ये मुकदमे पेंडिंग भरे हुए बिना मतलब के, इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि सरकार के लॉ के अनुकूल ही उनको काम करना है ना, कि मनमाने तरीके से वो जियो जारी करेंगे और काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, छोटे छोटे मामले मुकदमे हो रहे हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, सालों न्याय नहीं हो रहा है। नागरिक मजिस्ट्रेट, देखिए हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था थी शुरू में, वो एक राजा न्याय करता था और दोनों पक्ष विपक्ष आते थे, 1 घंटे में न्याय हो जाता था। उनके सलाहकार होते थे, मिलकर सलाह देते थे। फिर न्याय व्यवस्था पंचमहेश्वर की आई, नागरिक स्वयं न्याय कर लेते थे। ये व्यवस्था तो अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है। फेडरल कोर्ट उन्होंने बनाया, सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब उनके बनाई हुई व्यवस्था है। तो उन्होंने तो अपनी सरकार चलाने के लिए अपने कानून लागू किए थे। हमारे देश की न्याय व्यवस्था ये थी नहीं, तो नागरिक मजिस्ट्रेट बनाइए, हर थाने के अंदर नागरिक मजिस्ट्रेट को लगाइए और छोटे छोटे मामले उसी नागरिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दूर कर लीजिए। खाली बड़े मामले कोर्ट में जाने चाहिए। और कोर्ट में भी मैंने कहा कि न्याय का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति न्याय नहीं करना चाहिए, मिनिमम 3 लोगों की बेंच सिविल कोर्ट में भी होनी चाहिए। और जो प्रधान न्यायाधीश है, एडमिनिस्ट्रेटिव न्यायाधीश है, उसको उन सिविल कोर्ट के वकील न्यायाधीशों की रोज चेंज करते रहना चाहिए उसको, जिससे उसको न तो कोई वकील और न कोई मुद्दई, कोई प्रतिवादी को इसको प्रभावित कर सके, तब सही न्याय होगा। आज तो न्यायिक व्यवस्था हमारी बड़ी अजीब हो रखी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो ये तो कारपेट के लिए बन गए हैं। वकीलों की फीस इतनी ज़्यादा है, कॉमन आदमी दे नहीं सकता है। कॉर्पोरेट के सब के लिए काम कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको आपने इस पुस्तक में लिखा है। शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। जिस देश के नागरिक जितने शिक्षित होंगे, देखिए हमारे देश में हमारे छात्रों का आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक विकास नहीं हो पाया है। और शिक्षा इस समय जो चल रही है वो हमारे जो सिस्टम्स हैं उसके अनुकूल नहीं है। शिक्षा में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। जब मुसलमानों का राज्य था देश के अंदर, मुगलों का राज्य था, तो उन लोगों ने फारसी शिक्षा को जो है ज़्यादा महत्व दिया। आप तो शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं हमेशा। फारसी को उन्होंने कहा कि साहब जिसको फारसी आएगी उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो लोग फारसी पढ़ने लग गए। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने, मैकाले आया, वो इंडिया पर भ्रमण किया। उसने देखा इस देश में गांव गांव में बड़ी अच्छी बाइंडिंग है लोगों में आपस में, सब एक दूसरे के चाचा मामा ताऊ फूफा हैं, सब पटीदार हैं। उसने कहा यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना पड़ेगा। और उसको लगता था कि हिंदुस्तान का साहित्य बहुत कमजोर साहित्य है। उसने अपने फादर को लेटर लिखा है,
उसने लेटर लिखा कि हिंदुस्तान का जो साहित्य है वो अंग्रेजों की ब्रिटिश की एक अलमारी के बराबर है। उन लोगों ने उस शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। उन्होंने कहा हमें ऐसे नागरिक चाहिए जो शरीर से तो इंडियन हों लेकिन दिमाग से वो जो है ब्रिटिश हों। अब पूरी देश को तो बढ़ा नहीं सकते थे, तो वो जो कुलीन ब्रह्म था, ऊपर वाला था, इसको उन लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल वगैरह खोले, उनको अंग्रेज बनाया। आज 70 साल बाद देश के अंदर वही आज भी अंग्रेजी नहीं जा चुकी है। आज हमारे लड़के जो कॉन्वेंट से पढ़ते हैं खाली अंग्रेजी बोलने मात्र से अपने को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, भाषा मात्र से केवल वो अंग्रेजी में बोलते हैं, कहते हैं स्मार्ट है, ये बड़ा अच्छी अंग्रेजी बोलता है। तो आज तक हम उसको नहीं चेंज कर पाए। तो हमारी शिक्षा जो व्यवस्था है वो भारत की संस्कृति, भारत के हमारे कल्चर के हिसाब से ठीक नहीं है। अभी उसमें बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। दूसरा, रोजगार पर शिक्षा नहीं है। पढ़ करके लड़का जो है भविष्य अपना खोजता रहता है। मैं भी लॉ किया हुआ हूँ। अब बताइए मेरे लॉ क्या काम आ रहा है? क्यों आप इतने सारे तर्क दे रहे हैं? नहीं, तर्क जो मैं लॉ के कारण नहीं दे रहा हूँ, अनुभवों के कारण दे रहा हूँ। लॉ, मेरे लड़के ने इंजीनियरिंग की, एक लड़के ने फैशन डिजाइनिंग की, वो गाड़ी बेच रहा है आज के दिन। MBA किए लड़के भाई साहब, IIMs के लड़के, डॉक्टर किए हुए लड़के IAS बन रहे हैं। क्या ये सही है? एक डॉक्टर की पढ़ाई में सरकार का, उसके पिता का कितना पैसा लगता है, लेकिन वो IAS बन रहा है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है, इसको बदलने की आवश्यकता है और मैंने उसके लिए प्रॉपर सुझाव दिए हैं। आपने जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है वो किसके पास होना चाहिए? सरकार के पास होना एकदम चाहिए? सरकार के पास होना चाहिए। सरकार का काम है, हम वेलफेयर स्टेट हैं। वेलफेयर स्टेट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सरकार, और कानून व्यवस्था, ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। निजीकरण बढ़ रहा है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? निजीकरण कुछ क्षेत्रों में ठीक है, लेकिन जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं हमारी, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके निजीकरण के पक्ष में नहीं हूं। जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी, फिनिश प्रोडक्ट के लिए निजीकरण ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल पर कंट्रोल सरकार का होना चाहिए। हाँ, एक बात मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि एक बहुत बड़ा खतरा इस देश में हो गया है। मैं थोड़ा मौका मिला तो बोल लेता हूँ थोड़ा उस पर। 90s से जब हमने लिबरलाइजेशन चालू किया, तो लिबरलाइजेशन के नाम पर हमने लिबरलाइज क्या किया? क्या हम वो गलती फिर नहीं दोहरा रहे हैं जो ईस्ट इंडिया के ज़माने में हुई? हम MNCs को बड़ी तेजी में आमंत्रित कर रहे हैं देश के अंदर, और धीरे धीरे उनको 100% शेयर्स की इजाजत दे दिया कि तुम पूरी तरह से आ जाओ। मुझे लगता है इसका दूरगामी क्या परिणाम होगा, इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनको इसके राष्ट्र के लोगों के साथ उनका कोई सेंटिमेंट नहीं है। कॉर्पोरेट का काम है, केवल धन कमाना नहीं है कॉर्पोरेट का काम, और ज़्यादातर कॉर्पोरेट पब्लिक शेयर्स के बल पर खड़े हैं। पब्लिक इशू से जनता पैसा लगाती है, तो जनता का कल्याण, कल्याण का मतलब नहीं दान देना, कैसे देश तरक्की करे, कैसे देश के लोग तरक्की करें, इसमें कॉर्पोरेट की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि देश की इकोनॉमी पर उनका वर्चस्व होता है। लेकिन MNCs का जो है, कोई भी सेंटिमेंटल रिलेशन इस देश के नागरिकों के साथ नहीं है। वो खाली व्यापार करने आए हैं। वो इस देश के लोगों को इतना मुनाफा ही नहीं बांटते। आज सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, FNG सेक्टर, दवा का सेक्टर, सब कॉर्पोरेट, सारा IT सेक्टर्स, सारा MNCs के हाथ में जा रहा है। विस्तारवाद नहीं चाहिए इनको। आज के दिन साम्राज्यवाद कोई नहीं चाहता, जमीनों पर कब्जा नहीं चाहता, लेकिन इकोनॉमिक पर कंट्रोल करना चाहते हैं लोग।
क्या हमारे देश की इकोनॉमी मल्टीनेशनल्स के हाथ में कंट्रोल नहीं होती जा रही है? क्या करोड़ों लोग, क्योंकि देखिए आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये इन लोगों ने जब इंटरफेयर किया इंडिया में आए ये, तो कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हुआ, पहले कंपनीज थी। कॉर्पोरेट कल्चर जब डेवलप हुआ तो इन लोगों ने एमबीए को, आईटी से निकले हुए लड़कों को, आईएम से निकले लड़कों को, सबको भारी भारी तनख्वाह देकर अपने यहाँ रखना चालू किया। अब जिनको बड़ी बड़ी तनख्वाह मिल रही है वो तो गुलाम हो चुके हैं ना। जैसे अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हो गए थे, उन्होंने फौज बना दी थी और फौज बना के उनको तनख्वाह दे रहे थे और उन्हीं लोगों से गोलियां चलवा रहे थे हिंदुस्तानियों पर। तो आज जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें पा रहे हैं लोग, 2-2 4-4 करोड़ रुपये तनख्वाहें मिल रही हैं, वो जिससे पैसा ले रहे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। तो सारे ब्रेन को आपने रख लिया। अब तो एआई आ गया, हिंदुस्तान में ऐसी नौकरियां खत्म हो जाएंगी एआई आने के बाद, सारा काम एआई करेगा। आप एक चीज ध्यान दो कि ये लोग, हिंदुस्तान के लोगों को, सारा व्यापार इनके हाथ में कंट्रोल है। ये एफएनजीसी में आप देख डाली जितनी कंपनियां, मोटी मोटी नाम नहीं लेता मैं, ये इतना कम मुनाफा देते हैं कि वो अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पाते। और सरकार ने मिनिमम वेजेज एक्ट में इतना कम कर रखा है पैसा, कई कई स्टेट में 8,000 से 10,000 रुपया जो है मिनिमम वेजेज है। 10,000 रुपये में आज के दिन कोई घर चला पाएगा? $10,000 में घर चलाएगा? अब वो रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले आई कि $3 प्रतिदिन गरीबी की रेखा है। $3 का मतलब हुआ 360-70 रुपया, 9,000 10,000 रुपया। 9,000 10,000 रुपया एक इंडिविजुअल उसको मिलेगा अगर, तो वो गरीबी रहेगा ना। 5 लोगों का परिवार है उसका, 3 लोग का परिवार भी हो, तो हमारे यहाँ दुनिया में सबसे कम मुनाफा दिया जा रहा है। ये मल्टीनेशनल कंपनियां सबसे कम मुनाफे पर हिंदुस्तान में काम करवा रही हैं, खुद मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन मुनाफा नीचे नहीं बांट रही है, जिससे कि यहाँ के लोगों को प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसलिए मैंने कहा कि मिनिमम वेजेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, और मिनिमम वेजेस बढ़ाइए और एमएनसीज को और कॉर्पोरेट को कहिए सब डिस्ट्रीब्यूट करें पैसे को। पैसा लोगों की जेब में आएगा, उपभोक्ता लोग बढ़ेंगे, तभी जाके छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ डेवलप होंगी, तभी 20 करोड़ लोग जो 26 करोड़ लोग जो खेती में लगे हैं, इसमें से 10-12 करोड़ लोगों को बाहर निकाल करके इंडस्ट्री में लगाया जाएगा, तभी देश का, राष्ट्र का डेवलपमेंट होगा। आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि इतने बहुमूल्य और महत्वपूर्ण विचार आपके दिमाग में आते रहते हैं, मैं सीधे राजनीति में जाऊं और राजनीति में पैठ बना के देश के कल्याण की कोशिश करूं? माने जी, राजनीति, राजा बनना तो हाथ में लिखा है आदमी के, जब हाथ में लकीरें होती हैं तो राजा बन जाता है। जो कुछ नहीं जानता वो भी देखिए राजा बन जाता है, लेकिन महान बनने के लिए कर्म चाहिए। तो मुझे मालूम है मेरे हाथ में लकीर नहीं है राजा बनने की, तो कई बार मौके मिले मुझको, अच्छे मौके मिले। 93-94 में अशोक सिंघल जी ने मुझे कहा था पार्लियामेंट लड़ने के लिए, लेकिन परिस्थितियां मेरे घर की नहीं थी कि मैं लड़ सकता। तो जब मेरे हाथ में लिखा ही नहीं था तो मुझे लगा कि राजा बनने से बेहतर है कि कर्म करो अच्छे। राज तो समाज के लिए, बिना राजा बने, बिना राजनीति में जाए भी आप अच्छे काम कर सकते हो। गोयनका जी, आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे और वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन से भी जुड़े रहे। आपकी इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण आखिरी अध्याय जो है वह सांप्रदायिक सौहार्द पर है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जब भी कोई हिंदू बात करता है तो यह मान लिया जाता है कि अगर ये हिंदू कह रहा है तो इसका मतलब ये इस्लाम का विरोधी होगा, मुसलमान का विरोधी होगा, ईसाईयत का विरोधी होगा, या ये हिंदू की श्रेष्ठता जो है इस भारत भूमि पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। आप राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, और इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान आपका
यह कहना है कि दरअसल ये सांप्रदायिक बुराई जो है वह साम्राज्यवाद की देन थी। वर्तमान में आप क्या सोचते हैं कि इस दिशा में क्या कुछ होना चाहिए कि ये जो हिंदू कहने से, अगर मैं किसी अपने मुस्लिम मित्र के सामने कहूं कि मैं हिंदू हूं, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये एक अविश्वास का भाव है एक दूसरे के प्रति। आप लंबे समय से इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं, आपने अपनी बात इसमें लिखी है और उस पर बल दिया है कि नहीं, ये एकता होनी चाहिए। वस्तुस्थिति क्या है, इतना एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव कैसे आ गया? पंडित जी देखिए, मुझे इतने दिनों में लगा, मैं धार्मिक सांस्कृतिक सब संस्थाओं से जुड़ा रहा, लेकिन मैं अपने तरीके से अपने विचार रखता हूँ, अपने विचार सोचता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि धर्म को, संस्कृति को और पंथ को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग धर्म ही नहीं जानते क्या होता है, और ये जो न जानकारी है इसका फायदा वो लोग उठाते हैं जो वर्गों को आपस में लड़ा करके सत्ता पर बने रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। सांप्रदायिकता जो है वो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा करके, अरे मैं किसी ईश्वर को मान रहा हूं, आप किसी को मान रहे हैं, ये हमारा आपका पर्सनल मामला है, ये सामूहिक मामला नहीं है। हम चार लोग एक ईश्वर को माने तो इसका मतलब हम चार एक हो गए। मेरी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। तो पूजा पद्धति के नाम पर लोगों में वैमनस्य पैदा करना, ये सांप्रदायिकता जो है ये केवल लोगों को लड़ा करके सत्ता स्थापित करने का, सत्ता में बने रहने का एक हथियार है। मैंने इस बुक में ये लिखा कि इस देश में लगातार 70 सालों से सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। तो मैंने एक स्टडी की कि ये सांप्रदायिक दंगे होते कब हैं और क्यों होते हैं। क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक दंगों में अंतर होता है। सांप्रदायिक दंगे एकाएक होते हैं और हिंसा प्लान होती है। इतनी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है, सांप्रदायिक हिंसा 47 में हुई थी। सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं वो ज्यादातर मैंने देखा जुलूसों के दौरान होते हैं। कोई जुलूस निकलता है, काली जी का जुलूस निकला या मुहर्रम का जुलूस निकला, उन जुलूसों के अंदर किसी दूसरे वर्ग ने या किसी अवांछनीय तत्व ने कोई घटना कर दी और वो हवा फैली और उसके बाद दंगे फैल गए। तो मैंने कहा भाई, पहली बात तो ये है कि सड़कें जो हैं वो जुलूस के लिए तो बनी नहीं है। सड़कें तो कॉमन आदमी की चलने के लिए बनी है, कॉमन आदमी उसके लिए टैक्स देता है। तो ये जुलूस सड़क पर निकलने की इजाजत क्यों हो? चाहे वो किसी सांप्रदाय का जुलूस हो, किसी धर्म का जुलूस हो, किसी राजनीतिक दल का जुलूस हो या किसी का भी जुलूस हो, उसको क्या राइट है कि जुलूस निकाल के जनता के आवागमन का मार्ग को रोक दे वो? तो मैंने कहा ये तो बड़ी साधारण चीज, बड़ी आसान चीज है। अगर सरकार केवल उसकी विल पावर हो, एक ऑर्डर से ये जुलूस, ये ऑर्डर कर सकती है कि कल से जुलूस कोई सड़क पर नहीं निकलेगा। अगर आप लोग को सामूहिक आयोजन करना है, किसी मैदान में कीजिए, किसी हॉल में कीजिए, लेकिन सड़क के ऊपर क्यों? प्रदर्शन क्यों उसका? भ्रष्टाचार को आपने एक बड़ा बिंदु इस किताब में रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत कम है। बहुत कम है का मतलब कि 150 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ 40 लाख लोग सरकारी नौकरी में काम है, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलाकर के। आप अनुभव कीजिए कि 1 करोड़ 40 लाख में दुनिया ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, पीएससी में काम करने वाले लोग हैं, मिलिट्री में काम करने वाले लोग हैं, निचले स्तर पर अध्यापक लोग काम करते हैं। इन करोड़ों लोगों को तो कोई भ्रष्टाचार करने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता।
भ्रष्टाचार का अवसर खाली उन कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को मिलता है जो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग में है। जैसे टैक्स से संबंधित अधिकारी, वो हमारा बिगाड़ सकते हैं। उसके हाथ में पावर दे दी गई कि तुम एक्सेप्ट करो या मना कर दो। कहता जाओ ठीक है, मैंने तुम्हारे खिलाफ कर दिया फैसला, तुमको अपील करना। अब लड़ता रहे व्यापारी, ट्रिब्यूनल में जाएगा, अपील में जाएगा। बिजली वाला बिल आ गया, ज़्यादा का बिल आ गया, उसके पास गए, उसने कहा कम करेंगे, इतना पैसा लेंगे तब कम करेंगे। फायर ब्रिगेड वाले क्या गए कि भैया हमको एनओसी दे दो, कहेगा इतना रुपया दो तब एनओसी देंगे। तो वो कर्मचारी, वो अधिकारी जो डायरेक्ट जनता से मिला हुआ है, चाहे राजस्व डिपार्टमेंट का, तो इन डिपार्टमेंट्स को मैंने 3-4 डिपार्टमेंट के उदाहरण दिए हैं इसमें कि उसकी व्यवस्था को ठीक कर दो, सिस्टम को ठीक कर दो, तो ऑटोमेटिकली 90% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जैसे जमीन की रजिस्ट्री में बड़ा भयंकर भ्रष्टाचार है। अब आपने कहा कि साहब डीएम द्वारा डिक्लेयर सर्किल रेट के आधार पर रजिस्ट्री होगी। क्यों भाई, डीएम क्यों डिक्लेयर करेगा सर्किल रेट? सर्किल इज गाइडलाइन ओनली, इट इज नॉट कंक्लूसिव। वो खाली गाइडलाइन है, एक्चुअल प्राइस मार्केट प्राइस है। मैं कई बार लड़ चुका हूं इस चीज पर। अब रजिस्ट्रार के यहाँ आप जाते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, वो कहता है इसको नहीं मानेंगे हम साहब, सर्किल रेट के हिसाब से पैसा दूं। अब वो सामने वाला नंबर 2 नंबर 1 करने के चक्कर में पड़ता है, रजिस्ट्री के पैसा बचाने के चक्कर में, तो दुनिया भर का भ्रष्टाचार होता है इसमें। मैंने कहा कि आप इसको सिंपल तरीका निकालिए कि शहरी क्षेत्र में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से और ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर जमीन को पर हेक्टर के हिसाब से फिक्स कर दीजिए कि पर हेक्टर 5,000 रुपए की रजिस्ट्री होगी साहब। शहरी क्षेत्र में पर स्क्वायर फीट इतने रुपए की रजिस्ट्री होगी, भ्रष्टाचार हो ही नहीं पाएगा। सीधे की सीधे उतना स्क्वायर फीट, जितना स्क्वायर फीट तो लिखा ही जाएगा, उतना हेक्टर तो लिखा ही जाएगा, जितने की बिक्री हो रही है उतना स्टाम्प ड्यूटी लग जाएगी, काम खत्म हो गया। तो आप व्यवस्था ठीक कीजिए, व्यवस्था ठीक करने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। हर डिपार्टमेंट की समीक्षा कीजिए कि यहाँ क्या भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जाए, उत्पीड़न कैसे समाप्त हो। गोयनका जी, ये आप राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। ये जो सांप्रदायिक सौहार्द का बिंदु है, जो जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक दंगों और सांप्रदायिक हिंसा को जिस तरह से आपने व्याख्यायित किया, बहुत सारे लोगों का कहना है कि राम मंदिर आंदोलन ने हिंदू उग्र राष्ट्रवाद को प्रमुखता दी। अब जब मंदिर बन चुका है, तब भारत के लिए आदर्श स्थिति क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि पुराने इतिहास को बहुत ज़्यादा कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदुस्तान का इतिहास कोई छोटा मोटा नहीं है, 2-4 वर्षों का नहीं है, हज़ारों साल का है। इन हज़ारों साल में कितने लोगों ने आक्रमण किए, कितने लोगों ने संस्कृतियाँ अपने तरीके से स्थापित की। हम क्या क्या तोड़ेंगे बताइए हमको? हम संसद भवन तोड़ देंगे कि लाल किले को तोड़ देंगे कि ताजमहल को तोड़ देंगे? अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ बनाया यहाँ पर, सारी रेल लाइन बनाई, दुनिया भर की बिल्डिंगें बनाई। हमको आगे बढ़ना चाहिए। देश के नवयुवकों के लिए, नई फौज की नई जनरेशन के लिए कैसे हम तरक्की करें, कैसे हम चाइना को पछाड़ें, कैसे अमेरिका को पछाड़ें। हम पछाड़ सकते हैं। हमारी बहुत अच्छी, हमारे पास यंग जनरेशन है, यूथ की बहुत बड़ी फौज है। मुझे याद है 1990s में चाइना की जीडीपी $0.321 ट्रिलियन थी, 0.361, और इंडिया की थी 0.321, 12.5% का अंतर था। 10 सालों में चाइना ने अपनी जीडीपी $1.21 ट्रिलियन कर ली। 90 से लेकर 2010 तक में।
और 2000 से लेकर 2010 तक में $6 ट्रिलियन कर लिए। 2020 में 22 में चाइना की जीडीपी हो गई $17.85 ट्रिलियन और हम रह गए $3.79 ट्रिलियन पर। क्या डिफरेंस था? व्हाट वाज द डिफरेंस? चाइना में लोगों ने कर्म को ही अपना धर्म माना। ये बहुत दिनों के अनुभव के बाद धीरे धीरे मुझको अनुभव होने लगा। आज हम उस तेजी से विकसित भारत, हम ये 5-6% 7% की ग्रोथ की बात जब करते रहेंगे ना, तो हम तो चाइना तो एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट के अनुसार चाइना की जीडीपी 29 में $24.9 ट्रिलियन हो जाएगी और हमारी $5.38 ट्रिलियन रहेगी। हमको अगर चाइना को पछाड़ना है, देश के अंदर हैप्पीनेस लानी है, तो हमको अपनी जीडीपी को 20% की ग्रोथ से बढ़ाना पड़ेगा। और 20% की ग्रोथ से बढ़ाने के लिए हमको ये धर्म, सांप्रदाय, मंदिर, मस्जिद को एक बार तो अलग करना पड़ेगा। ये बड़ा आपने एक मतलब ये आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही स्पष्ट ढंग से आपने यह बात कही, क्योंकि जब आप जीडीपी की बात करते हैं और हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो दोनों में एक बड़ा अंतर है। और एक हमारी जो जीडीपी जो बढ़ भी रही है वह अमीर और भी अमीर होता जा रहा है, गरीब और भी। नहीं तो जीडीपी में तो अमीर की मतलब जीडीपी क्या है? ज़्यादातर लोग जीडीपी जानते ही नहीं क्या जी। मैं लोगों से पूछता हूँ, भाई जीडीपी बोलते हैं सब, हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, तो मैं पूछ लेता हूँ भाई जीडीपी है क्या? जी। तो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा 99% लोग जीडीपी ही नहीं जानते क्या। अब हमारा जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जिसको हम जीबीए कहते हैं, जीडीपी नहीं है, वो प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, क्योंकि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन में सरकार का टैक्स माइनस सब्सिडी, ये जीडीपी है। जितना प्रोडक्शन है, चाहे एग्रीकल्चर का, चाहे आपका इंडस्ट्री का, और चाहे सर्विस सेक्टर का, ये टोटल जो है ये जीवीए है। और जीवीए में जब हम सरकार का टैक्स जोड़ते हैं, रिसीविंग माइनस सब्सिडी, ये जीडीपी है। तो जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। और प्रोडक्शन तब बढ़ेगा चाहे आप कितना भी इनवाइट कर लीजिए, विदेशियों को बुला लीजिए, हिंदुस्तानियों को बुला लीजिए, रिलायंस को बोल दीजिए, अडानी को बोल दीजिए, बिरला जी को बोल दीजिए, प्रोडक्शन तो तब बढ़ेगा जब देश के कॉमन आदमी की इनकम बढ़ेगी, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और एमएसएमई को जब आप बढ़ावा देंगे तब, और एमएसएमई तभी बढ़ेगी जब उसका माल बिकेगा। और प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो जीडीपी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और जीडीपी को बढ़ने के लिए एक बात और मैं बताऊं आपको, रुपए का मूल्य बढ़ रहा है, घट रहा है, तो रुपए का जो मूल्य घटता है उस हिसाब से भी जीडीपी प्रभावित होती है हमारी। तो रुपए के मूल्य को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमको अपना एक्सपोर्ट जो है कम करके इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट बढ़ा करके इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा। हमारी वो चीज़ें जो इंडिया में हम बना सकते हैं, उसको हमको इंडिया में बनाने को बढ़ावा देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको तेल का उदाहरण दिया, हम पूरा 100% तेल हिंदुस्तान पैदा कर सकते हैं, किसान को भी समृद्ध बना सकते हैं, इंडस्ट्री भी 5 लाख मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं उसमें आप। गोयनका जी, एक आखिरी सवाल मेरा है, क्योंकि अभी आपको भी ज्ञात होगा, इस किताब में आपने उसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाति भारत में एक बड़ी व्यवस्था के रूप में रहा है और अब सरकार ने भी जाति आधारित सेंसस, जनगणना की बात की है। आपने जाति को छोड़ दिया है किसी भी रूप में। क्या जाति भारत के विकास या भारत की व्यवस्था या भारत के विकास में जो अवरोध है, मैं तीनों रूप में कहूँगा, आपने जाति को अपनी इस पुस्तक से वंचित क्यों किया, उसकी क्या वजह थी? और क्या जातिगत
जनगणना को आप किस रूप में देखते हैं? भारत की जो आदर्श समाज की जो स्थिति है, आप संपूर्ण समाधान में आपने जाति को एकदम वंचित कर दिया। नहीं, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी मैंने इसमें 10 अध्याय लिए हैं। अभी इसका दूसरा जब पुस्तक आएगी तो 10 अध्याय और लूँगा, अच्छा जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट समस्याएं हैं। कश्मीर की समस्या है, नक्सलाइट समस्या है, जी, जाति की समस्या है, इन विषयों को भी लेंगे हम। जातिगत समस्या के मामले में मेरा ये मानना है कि मैं बहुत ज़्यादा जातिगत करना के पक्ष में नहीं हूँ। हमारे देश का जो बंटवारा हुआ, अभी एक नई किताब मैं लिख रहा हूँ, उसका नाम है पॉलिसी पैरालिसिस, नीतिगत पक्षाघात। मुझे लगता है कि देश का जो बंटवारा हुआ ना जाति के आधार पर, भाषा के नाम पर, वो एक गलत स्टेप था। मैं कई बार सोचता हूँ, मैंने अपनी किताब में, पुस्तक में लिखा है कि इस राष्ट्र को फेडरल स्टेट क्यों बनाया गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। ये अखंड भारत क्यों नहीं बना, क्यों फेडरल स्टेट बना, संघीय ढांचा क्यों बना। सारी 544 रियासतों ने भारत संघ में विलय किया था। भारत में आप एक भारत बना सकते थे, लेकिन जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर प्रांतों का विभाजन हुआ। इसने इस देश के अंदर, हम कहते रहे कि एकता में अनेकता है, अनेकता में एकता है, लेकिन वास्तव में है नहीं। पंजाब कहता है हरियाणा को पानी नहीं देंगे, कर्नाटक कहता है तमिलनाडु को पानी नहीं देंगे। कोई भाषा के नाम पर लड़ता है। बिहार का लड़का, यूपी का लड़का महाराष्ट्र पढ़ने जाता था तो वो कहते थे सब ये यूपी से आ गया है, भैया है, इसको नहीं पढ़ने देंगे यहाँ पर। तो भाषा ने, जात ने तो देश को तोड़ने का काम किया है, और हम उसको और तोड़ने की बात कर रहे हैं धीरे धीरे। ये समाप्त हो सकता है कभी? बिल्कुल खत्म हो सकता है, इस खत्म हो सकता है, एकदम खत्म हो सकता है। बड़े कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, बड़े बहुत कड़े निर्णय। मैं अपनी जो दूसरी किताब में लिख रहा हूँ कि इस देश को फेडरलिज्म से दूर करके अखंड भारत के रूप में कन्वर्ट कीजिए, ये सब समाप्त हो जाएगा। आपसे बातचीत करके बहुत ही आनंद आया। मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें समझने को मिली होंगी। राजेंद्र गोयनका जी, विचार, विकास, व्यवसाय, तीनों क्षेत्रों में जो आपका अनुभव है, उस अनुभव का निचोड़ और भारत को श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, महान भारत बनाने की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना में कहाँ कुछ कमी रही, उसकी तुलना में कहाँ कुछ क्या होना चाहिए और कैसे भारत उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता के, आपने इस पुस्तक को बहुत ही तटस्थ और निर्विकार ढंग से, मैं कहूँगा कि लिखा है। संपूर्ण समाधान, सामाजिक आर्थिक अभ्युदय को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 400 रुपये इसका मूल्य है। बुक कैफ़े में मैं इस पुस्तक के बारे में कुछ बातें कह चुका हूँ। हमारी आज की बातचीत से भी आपको बहुत कुछ पता चला होगा। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आप ऐसे ही लिखते रहें, पुस्तकें आती रहें। मैं धन्यवाद आपको दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि साहित्य जगत में मेरी कोई पहचान नहीं है। पहली पुस्तक मैंने लिखी है, आप लोगों ने पसंद किया होगा, मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। क्योंकि आप लोग के माध्यम से शासन तक, नीति निर्माताओं के तक ये किताब पहुँचेगी तो शायद कुछ बदलाव हो पाएगा। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद।